नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके समक्ष 30 कदम 2.0 सीरीज़ को लेकर के, जिसमें आज हम इतिहास विषय के 24वें टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उन 30 क्वेश्चन पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो 2-3 टॉपिक मिलाकर के है। जैसे भारत में ब्रिटिशर्स का आर्थिक शोषण, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था भारत में ब्रिटिशर्स का, वो किस प्रकार से हुआ, जिसमें रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त जैसे मुद्दे होंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसे मुद्दे होंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो गवर्नर जनरल से आते हैं, हम उससे बात करेंगे। शिक्षा, प्रेस के विकास से कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लगभग 3 विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं और पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला सवाल बड़ा इजी वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाय whom was the dual government system established in Bengal? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली? तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा आंसर है। इसके जनक कौन थे भारत में? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था और उसी ने भारत में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करी थी। द्वैध शासन की स्थापना बेसिकली आप समझिएगा, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1764 में, ठीक, उसके बाद 1765 में एक संधि हुई इलाहाबाद की। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से कंपनी ने बंगाल का दीवानी प्रशासनिक मामले, ठीक, तो दीवानी मामले वो खुद हैंडल करते थे और प्रशासनिक मामले जो है वो नवाब से कंट्रोल करवाते थे। ठीक है, तो ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कहलाता है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में 1765 से लगभग 1773 के बीच में कंटिन्यू करा था। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, रॉबर्ट क्लाइव। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डुअल गवर्नमेंट। अगेन डुअल गवर्नमेंट सिस्टम से क्वेश्चन है। द्वैध शासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कंपनी के पास दीवानी अधिकार थे। द कंपनी हेल्ड द दीवानी राइट्स, बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने देखा। द निजामत फंक्शन वॉज अंडर द नवाब, निजामत का कार्य नवाब को अधीन किया गया था, बिल्कुल सही। तीसरा, वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथ में थी। रियल पावर ले विद द कंपनी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित धन निकासी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत से इंग्लैंड को बिना किसी प्रतिफल के आर्थिक संसाधनों का प्रवाह हुआ। देयर वॉज अ फ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड विदाउट एनी रेसिप्रोकल रिटर्न, बिल्कुल सही है। भारत से पूरा पैसा बिना किसी प्रतिफल के भारत से बाहर इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ के तहत। दूसरा, यह निकास केवल निजी व्यापार तक सीमित था। दिस ड्रेन वॉज लिमिटेड ओनली टू प्राइवेट ट्रेड। तो ये प्राइवेट ट्रेड के तहत था, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्राइवेटली ट्रेड कर रही थी हमारे यहाँ से। गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे उसकी बात की जा रही थी, जो कि प्राइवेट कंपनी थी। तीसरा, इससे भारत में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बाधित हुई। दिस हिंडर्ड द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट। इससे भारत में पूंजी निर्माण जो है वो ना के बराबर जनरेट हो रहा था, और जो जनरेट हो रहा था वो भी कहाँ जा रहा था? वो इंग्लैंड जा रहा था। तो ये स्टेटमेंट तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2,
3 तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एज अ रिजल्ट ऑफ द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, द्वैध शासन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पहला, राजस्व का शोषण। ये द्वैध शासन व्यवस्था वही बंगाल वाला है, 1765 वाला बंगाल। पहला है राजस्व का शोषण बढ़ा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज्ड, बिल्कुल सही। द्वैध शासन में एक तरफ उत्तरदायित्व रहित अधिकार चल रहा था और अधिकार रहित उत्तरदायित्व, यानी कि पूरी शक्ति किसके हाथ में थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में, लेकिन उनके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और इसके अलावा नवाब के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उसके पास कोई इकोनॉमिकल संसाधन मौजूद नहीं थे। वो ना ही उस पर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करता था, वो कलेक्ट नहीं कर पाता था। तो केवल उसको लगभग 56 लाख रुपए उसको मिलते थे साल भर के खर्चे के लिए। ठीक है, तो जो उसके लिए ना काफ़ी था। दूसरा, 1770 का भयानक अकाल पड़ा, दी टेरिबल फेमाइन ऑफ 1770 ऑकर्ड, बिल्कुल सही। 1770 का जो अकाल था वो एक मैन मेड फेमाइन था, यानी कि कह सकते हो आप मानव द्वारा लाया गया एक अकाल था। ठीक है, जिसका जिम्मेदार कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक। तीसरा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन इंक्रीज्ड, बिल्कुल सही। ठीक है, इस व्यवस्था से प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ा, और जो कि ऑलरेडी पहले से था। जो 1717 का मैग्ना कार्टा उनको मिला हुआ था, है ना, दस्तक प्रणाली, उसके तहत। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन यहाँ पर 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सी ऑप्शन ले सकते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following item fell under the category of drain of wealth? निम्नलिखित में से कौन कौन से मद धन निकासी के अंतर्गत आते थे? पहला, ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन और पेंशन। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था वो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल थी। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन और पेंशन, मतलब जो ब्रिटेन में अधिकारी बैठे हुए थे, जो भारत के लिए कहीं ना कहीं जवाबदार थे, उनका पेंशन, उनका सैलरी, उनके पूरे खर्चे किसके मद से होते थे? भारत के मद से होते थे। ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन बाय इंडिया टू ब्रिटेन, भारत द्वारा ब्रिटेन को दिए गए ऋण का ब्याज, बिल्कुल सही। तीसरा, भारत में पुनर्निवेशित ब्रिटिश पूंजी, पुनर्निवेश तो यहाँ पर हुआ नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, ये तो आएगा नहीं। और चौथा, भारत से खरीदे गए कच्चे माल का भुगतान, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल परचेस, उन्होंने कभी भी भारत को इस प्रकार के पेमेंट किए ही नहीं थे। मतलब किए थे लेकिन वो बहुत नॉमिनल थे, और इसमें वो चीज़ आएगा भी नहीं जो कि पूछा है। तो 1 और 2 ही आप में ऑप्शन सही लग रहा है और 3 और 4 गलत है। तो हमारे पास 1 और 2 बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर आप बी ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ब्रिटिश औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? What was the main reason for the decline of the Indian handicraft industry as a result of British industrial policy? अब भारत में हस्तशिल्प का विकास, हैंडीक्राफ्ट का जो विनाश था, उसके पीछे मुख्य कारण क्या था पूछा है। तो पहला, जिसमें 4 ऑप्शन है उसमें से कोई एक आपको चुनना है। पहला, भारतीय कारीगरों की तकनीकी अक्षमता, ये तो बिल्कुल गलत है। भारत जैसी तकनीक हैंडीक्राफ्ट के मामले में दुनिया में और कहीं थी ही नहीं इनके लेवल की, जो हैंडीक्राफ्ट ये बनाते थे। दूसरा, भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात शुल्क, ये भी गलत है। कहाँ का आयात शुल्क लगे? इसमें कोई शुल्क लगता नहीं था। सी, ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं का मुक्त आयात, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन। अच्छा, सी, फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स। और डी, कच्चे माल की कमी। भारत में कच्चे माल की कमी थी क्या? बिल्कुल नहीं। एक ही बचा ऑप्शन में सी कि ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं का मुक्त आयात। भारत में जो ब्रिटिश वस्तुएं बनकर के आती थी उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता था। इससे क्या होता था? इससे उनकी वस्तुएं सस्ती हो जाती थी। भारत के वस्तुओं पर चार्ज लगता था तो उनकी वस्तुएं ऑलरेडी महंगी होती थी। ब्रिटिश वस्तुएं मशीनें बनती थी, रिफाइंड होती थी, जिसके कारण वो भारत के जो कारीगर थे उनकी वस्तुओं पर भारी पड़ते गए, और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे भारत के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ही खत्म कर दिया।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉरेन हेस्टिंग्स इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है। ठीक, पहला, इस व्यवस्था में राज्य और किसान के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ। A direct relationship was established between the state and the farmer in this system. ठीक, क्या भारत में, अच्छा इजारादारी का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट, ठेके पे देने का व्यवस्था। तो ठेके पे देते थे, जैसे यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे किसान हैं, ठीक है, इन सब से कोई एक व्यक्ति क्या करेगा, वसूलेगा, जिसको बोलेंगे इजारेदार। और ये पूरा वसूल कर किसको देगा? यही कॉन्ट्रैक्टर होगा, और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ब्रिटिश कंपनी को या गवर्नमेंट को वापस कर देगा वो पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर इस व्यवस्था में राज्य और किसान के बीच, स्टेट और किसान के बीच क्या प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हुआ था। दूसरा, इसमें भूमि राजस्व की वसूली का अधिकार अल्पकालिक ठेकेदारों को दिया गया। The right to collect land revenue was given to short term contractors। बिल्कुल सही है, ये वाला हमने देखा अभी ऊपर। ठीक, तीसरा, इजारेदारों को लाभ किसानों से अधिकतम वसूली पर निर्भर करता था। The profit of the इजारेदार्स depends on maximum collection from the farmer। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा कलेक्ट कर पाएंगे उतना ज़्यादा उनको फायदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट में तो जितना उन्होंने देना है उतना ही देना है गवर्नमेंट को, लेकिन जितना सरप्लस वसूल लेंगे उतना उनका फायदा होगा। ठीक, तो यहाँ पर किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा होता था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर है 2 और 3, सी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप सी ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। The major reason for the failure of the इजारेदारी system included। इजारेदारी व्यवस्था की विफलताओं के प्रमुख कारणों में शामिल था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इजारेदारी सिस्टम था हेस्टिंग्स का, वो फेल क्यों हुआ। ठीक है, तो फेल क्यों हुआ, तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है? इजारेदारों की अल्पकालिक सोच, शॉर्ट टर्म थिंकिंग ऑफ द इजारेदार। दूसरा, कृषि सुधारों में निवेश की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट। और तीसरा, प्रशासनिक उत्तरदायित्व की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग ऑफ द इजारेदार, ये तो सही है, क्योंकि जो इजारेदार होते थे वो शॉर्ट टर्म के लिए उसको एक्सेप्ट करते थे। मतलब उनका सोच था कि कम से कम समय में ज़्यादा इसको कमा लिया जाए, और उसके बाद अगर बाहर भी कर दे हमको इजारेदारी सिस्टम से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये तो सही है। दूसरा, कृषि सुधारों में निवेश की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिशर्स ने भारत में या इजारेदारों ने ही अपने इजारे में, अपने एरिया में कृषि के डेवलपमेंट के लिए ना ही कोई ऐसा लोन दिया, ना ही कोई ऐसा रिसर्च करा, ना ही उनको अच्छे बीज दिए, ना ही कोई उनके लिए कोई ऐसा निवेश का काम वहाँ पर हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा, क्लैरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रशासनिक उत्तरदायित्व की स्पष्टता। अब प्रशासन की स्पष्टता होती तो ये फेल नहीं होता। तो ये तीसरा वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है और तीसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन में अवेलेबल है 1 और 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप आंसर ले सकते हैं 1 और 2 को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ब्रिटिश शासन में भारतीय रेलवे के विकास के संदर्भ में सही विश्लेषण कौन सा है? Which of the following is the correct analysis regarding the development of Indian Railway under British rule? तो यहाँ पर रेलवे से भी एक क्वेश्चन है, उसको ही पढ़ लेते हैं। पहला, यह भारत के औद्योगिकीकरण के लिए था। It was for the industrialization of India। क्या भारत में रेलों का विकास यहाँ पर इंडस्ट्रीज के विकास के लिए हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। इससे कृषि संकट समाप्त हुआ। It ended the agricultural crisis
इससे कोई कृषि का विकास या संकट समाप्त होने की संभावना नहीं है। सी, यह ब्रिटिश व्यापार और सैन्य हितों के अनुकूल था, ये तो सही है। और डी देख लेते एक बार, इससे भारतीय पूंजीपति वर्ग सशक्त हुआ। इट इम्प्रूव्ड द इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास, तो इससे भारतीय पूंजीपति से कहीं ज़्यादा सशक्त हुए ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनको अपने कच्चे माल को लेकर जाने के लिए और जो लास्ट गुड है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बहुत स्मूथ, रिलायबल और स्पीड या गतिशील एक वाहन की ज़रूरत थी, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत थी, जो रेलवे ने उनको दिया। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी गलत है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में जो है आप सी आंसर ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? व्हाट वर द मेजर इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ द रिकरिंग फेमाइन इन ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत में बार बार आने वाले अकालों का प्रमुख आर्थिक कारण क्या था? ठीक है, आप जानते हैं कि भारत में जब अकाल आए हैं तो वो सारे अकाल सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, मतलब प्राकृतिक का मतलब जिस समय पर जिस साल सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, ठीक है, तो जो अकाल की स्थिति होती है तो वहाँ पर एक तो प्राकृतिक कारण होते हैं और दूसरा मैन मेड रीज़न होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग जो है एक तरीके से ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि वहाँ पर अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो वही पूछ रहा है कि क्या क्या आर्थिक कारण यहाँ पर प्रमुख थे। पहला, खाद्यान्न का व्यवसायीकरण। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खाद्यान्न यानी कि जो भारत में कृषि था उसका औद्योगिकीकरण उसका कमर्शलाइजेशन किया। खाद्यान्नों की जगह एक तो खाद्यान्न को ही बना दिया उन्होंने बेचने वाली वस्तु। ठीक है, दूसरा, भारत में गन्ने, कपास, नील, गन्ने और तंबाकू, चाय, इन सब की खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश किया गया, जिससे खाद्यान्नों की कमी भी हुई। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, निर्यात उन्मुखी कृषि, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। तीसरा, राजस्व वसूली में कठोरता, अकाल राहत पर अधिक खर्च। अब देखिए यहाँ पर चौथा तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि अकाल राहत पर कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई खर्च वर्च किया नहीं। ठीक है, अगर खर्च करते, काम करते, तो यहाँ पर इतना विपरीत स्थिति पैदा नहीं होती, जहाँ पर एक एक अकाल में लोग जो है 20-20, 30-30% लोग एक पूरे स्टेट के मारे जाते थे। उस समय इतना भयंकर अकाल होता था। अभी तो हम स्थिति ये है कि अगर कोरोना में कुछ लोग मर गए, कुछ लाख, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे। लेकिन आप सोचिए, जो उस टाइम पर बंगाल की जनसंख्या का 1/3 अगर मर गए, वो भी अकाल से, तो कितनी बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। 1/3 जनसंख्या मर जाती थी। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। राजस्व वसूली में कठोरता बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे है ना ये अकाल की स्थिति निर्मित तो होगी। और निर्यात उन्मुखी कृषि, क्योंकि व्यवसायीकरण हुआ तो निर्यात, व्यवसायीकरण का क्या इंपॉर्टेंस है? निर्यात करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों सही है, चौथा वाला आप छोड़ दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग परमानेंट सेटलमेंट। जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसके बारे में। पहला, इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी घोषित किया गया। जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड ऑनर दी लैंड। तो यहाँ पर जमींदार क्या हो चुके थे? भूमि के स्वामी हो चुके थे। बिल्कुल सही है। दूसरा, कंपनी का राजस्व हिस्सा स्थायी कर दिया गया था। द कंपनीज शेयर ऑफ रेवेन्यू वॉज मेड परमानेंट। कंपनी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि दो तरीके से इनसे लिए जाते थे। जैसे मान लीजिए जो जमींदार है, जमींदार जो ऑक्शन में बोली लगाया हुआ है, बोली की रकम, जिस रकम में उसने किसी क्षेत्र को जमींदारी ग्रहण की है, एक तो ये होती थी बोली की रकम, और दूसरा
उस एरिया से प्राप्त उपज का 1/10 हिस्सा। ये दो तरीके से गवर्नमेंट को जमींदार जो है वो पैसे देते थे। तो ये जो बोली की जो रकम थी यानी कि कंपनी का राजस्व हिस्सा वो क्या कर दिया गया था, स्थायी कर दिया था, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, स्थायी बंदोबस्त। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा, किसानों को कानूनी रूप से भूमि पर स्वामित्व मिला, फार्मर्स रिसीव्ड लीगल ऑनरशिप, फार्मर रिसीव्ड लीगल ऑनरशिप ऑफ द लैंड। तो क्या किसानों को यहाँ पर भूमि पर, ये तो भूमि उनसे छीना गया था ना कि उनको दिया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है, ए ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तीसरा वाला गलत है। ठीक, चलिए 11वां के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, कंपेयर्ड टू परमानेंट सेटलमेंट द इजारेदारी सिस्टम वाज। अब दोनों में आपको बेसिकली जो डिफरेंस है वो पूछा हुआ है। तो पहला है अधिक अस्थिर थी, मतलब स्थायी बंदोबस्त की तुलना में इजारेदारी को बोल रहा है अधिक अस्थिर थी, इजारेदारी अधिक अस्थिर थी। ठीक है, मोर अनस्टेबल थी, स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा, अधिक अल्पकालिक थी, स्थायी बंदोबस्त 10 साल के लिए होता था और ये हालांकि शुरुआत में 5 साल के लिए था, अभी फिर बाद में इसको बढ़ाया गया, लेकिन ये फिर भी अस्थायी ही था। ठीक है, तो अल्पकालिक ही था। और तीसरा, किसानों के लिए अधिक सुरक्षित थी। ये दोनों, ये तो गलत है, दोनों ही वैसे भी असुरक्षित थे किसानों के लिए, स्थायी बंदोबस्त भी इजारेदारी भी, लेकिन अगर तुलना करें तो इजारेदारी अधिक सुरक्षित थी, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 सही हैं, बी ऑप्शन के हिसाब से ये करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप 1 और 2 आंसर ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, द प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ द सनसेट लॉ इंक्लूडेड। सनसेट लॉ के व्यवहारिक प्रभावों में शामिल था। अब ये सनसेट लॉ है क्या, 1793 में जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें एक अगले साल एक नियम जोड़ा गया 1794 में, जिसके तहत अगर जमींदार एक पर्टिकुलर डेट के पहले गवर्नमेंट को फिक्स अमाउंट जमा नहीं करेगा तो उसका जमीन नीलाम कर दिया जाएगा। ठीक, अब ये जो नियम था वो 94 में डाला और इसको कहा गया सनसेट लॉ। यही क्या है, सनसेट लॉ, यानी कि सूर्यास्त का कानून, सूर्यास्त का कानून है ना। तो सनसेट लॉ के व्यवहारिक प्रभावों में क्या क्या शामिल था। पहला, जमींदारों द्वारा समय पर लगान भुगतान का दबाव, प्रेशर ऑन जमींदार टू पे रेंट ऑन टाइम, बिल्कुल सही है, एक पर्टिकुलर समय होता था। 2, किसानों का भूमि स्वामित्व प्राप्त करना, फार्मर्स एक्वायरिंग लैंड ओनरशिप, ये तो स्टेटमेंट गलत है, किसानों को कभी भी भूमि पर स्वामित्व प्राप्त हुआ ही नहीं। और बड़े पैमाने पर भूमि की नीलामी, ऑक्शन ऑफ लैंड अ लार्ज स्केल। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारे जमींदार वो पैसा पे नहीं कर पाते थे तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। तो यहाँ पर 1 और 3 सी ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप सी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, मैच करेक्टली, सही मिलान करना है आपको। ओके, 3 व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, और उनके एरिया आपको बताने हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो जैसा कि हमको बंगाल में पता है स्थायी बंदोबस्त हुआ करता था, रैयतवाड़ी जो कि साउथ का व्यवस्था है यानी कि मद्रास में, और महालवाड़ी उत्तर भारत में। ठीक, तो स्थायी बंदोबस्त यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 1, 2 3 2 1, 3 2 1 सी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक, 3 2 1, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, if there had been no capital outflow from India, what would have been the most likely economic impact? यदि भारत से धन निकासी नहीं हुआ होता तो भारत में उसका क्या संभावित आर्थिक प्रभाव पड़ता। करों में वृद्धि होती, तो अगर पैसा ज्यादा होता तो करों में वृद्धि होती क्या, नहीं होती, तो गलत है। बी,
घरेलू पूंजी निर्माण में वृद्धि होती क्या? बिल्कुल होती। आगे भी पढ़ लेते हैं। विदेशी निवेश पर निर्भरता बढ़ती क्या? नहीं बढ़ती। और कृषि का पूर्ण पतन होता? बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर 15 में बी ऑप्शन करेक्ट है, घरेलू पूंजी निर्माण में वृद्धि होती अगर भारत का जो धन है वो आउटफ्लो नहीं होता बाहर की तरफ तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 में। Consider the following statements regarding the evolution of the office of the Governor General of India. भारत में गवर्नर जनरल के पद के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है गवर्नर जनरल के विकास के बारे में, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। पहला स्टेटमेंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। The Regulating Act of 1773 transformed the Governor of Bengal into the Governor General of Bengal. ये घटना सही है। हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। ठीक, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, इनिशियली द गवर्नर जनरल्स अथॉरिटी वॉज लिमिटेड टू बंगाल। प्रारंभ में गवर्नर जनरल केवल बंगाल तक सीमित था, बिल्कुल सही, ये केवल बंगाल का ही तो गवर्नर जनरल बनाया गया था। और तीसरा, 1833 के चार्टर्ड एक्ट से गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का प्रशासनिक प्रमुख बनाया गया। द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंडिया। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल ही क्या है, भारत का भी गवर्नर जनरल है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी ऑप्शन आप ले सकते हैं, 1 2 3 तीनों ही करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 के बाद 17 क्वेश्चन की तरफ। द ब्रिटिश आर्गुमेंट बिहाइंड implementing the रैयतवाड़ी सिस्टम वाज दैट। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने के पीछे ब्रिटिश तर्क क्या था? पहला, किसान प्राकृतिक रूप से ईमानदार होता है। द फार्मर इज नेचुरली ऑनेस्ट। क्या उनकी ऐसी सोच थी? तो वो किसी पे विश्वास तो बिल्कुल करते नहीं थे। ठीक, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। अगर करते भी थे तो इसमें इसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि वो ईमानदार थे। दूसरा, जमींदार शोषणकारी मध्यस्थ हैं। जमींदार्स आर एक्सप्लॉइटिव इंटरमीडिएट्स। तो क्या ये शोषणकारी होते हैं? ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम टाइम पे उन्होंने जमींदारी सिस्टम को बंगाल और इधर उत्तर वाराणसी और ये साइड पर अपनाया हुआ था। तो यहाँ पर वो सिस्टम तो यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष वसूली से राजस्व बढ़ेगा। अब यहाँ पर तीसरा वाला थोड़ा बहुत सही है। अब आप समझिएगा, रेतवाड़ी व्यवस्था लागू करने के पीछे उनका तर्क ये था, मेनली इसको किया गया साउथ इंडिया में लागू। कहाँ पर? नॉर्थ की जगह साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में क्या दिक्कत थी? वहाँ की जो टेरेन है, टेरेन यानी कि वहाँ की भूगोलिक अवस्थिति है, भूगोलिक दशा है, वो उत्तर भारत की अपेक्षा थोड़ी सी थोड़ी डिफिकल्ट है, जिसके तहत आप देखोगे छोटे छोटे पहाड़, कहीं बड़े पहाड़, उसके बीच में खेत, बड़े ज़मीन की कमी। मतलब जैसे उत्तर भारत में मीलों मीलों तक लंबी ज़मीनें हैं, कोई बीच में रुकावट नहीं है, वैसी बड़ी ज़मीनें यहाँ पर होती नहीं थी। तो ज़मींदारी सिस्टम अगर साउथ में इम्प्लीमेंट किया जाता तो वो फेल हो जाता, इसलिए इसको साउथ में प्रत्यक्ष वसूली करने वाला सिस्टम लाया गया, जिसको रैयतवाड़ी कहा गया, है ना। तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन केवल 3 थोड़ा बहुत सही है, तो डी ऑप्शन के हिसाब से आप 3 को ले सकते हो। ठीक है, 1 और 2 तो पूरा गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू लॉर्ड कैनिंग? लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है कि उनमें से कौन सा सही है। पहला, वह भारत का प्रथम वायसराय था। ही वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल भारत का और पहला वायसराय भारत का, दोनों यही है। दूसरा, उसके समय भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित हुआ।
द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वॉज पास्ड ड्यूरिंग हिज टाइम, बिल्कुल सही। तीसरा, उसके विद्रोह के बाद कठोर दमन नीति अपनाई, ही अडॉप्टेड अ हार्श पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन आफ्टर द रिबेलियन। 1857 के बाद क्या उसने ऐसी पॉलिसी अपनाई भारत को दबाने की? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में ऑलरेडी विद्रोह हो चुका था, और उस समय पर अगर बाद में भी, यानी कि विद्रोह के खत्म होने के बाद भी अगर उनकी पॉलिसी बहुत रिप्रेसिव होती, दबावपूर्ण होती, तो वहां पर भारत में अगेन ब्रिटिशर्स के खिलाफ माहौल बनने की संभावनाएं बढ़ जाती। तो इसलिए यहाँ पर कुछ साम्राज्य की घोषणाएं और कुछ कंसेशन देकर के भारतीयों को शांत और अपीस करने का प्रयास किया गया। ठीक, तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप ए ऑप्शन ले सकते हैं, केवल 1 और 2 ही सही होगा, बाकी गलत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? वाई इज लॉर्ड रिपन कॉल्ड अ लिबरल वॉयसराय इन इंडिया? लॉर्ड रिपन को भारत में लिबरल यानी कि उदारवादी गवर्नर जनरल क्यों कहा जाता है? पहला, स्थानीय स्वशासन का समर्थन उसने करा था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड रिपन ही है। ठीक है, उसने मद्रास में नगरीय निकाय की स्थापना करी थी। ठीक, तो इसलिए उसको कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता, मॉडर्न एज का। दूसरा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की समाप्ति करी थी इसने, बिल्कुल करेक्ट है। लगाया किसने था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट? लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने, और इसको हटा करके रिपन ने अच्छा काम करा था। और तीसरा, एल्बर्ट बिल का समर्थन, एल्बर्ट बिल का समर्थन किया था इसने। किस प्रकार का एल्बर्ट बिल था? एल्बर्ट बिल में इस प्रकार का चीज था कि एक जज जो कि भारतीय है, वो यूरोपियन व्यक्ति या इंग्लैंड के किसी व्यक्ति का मुकदमा सुन सकता है, उसको सजा देने की उसके पास अथॉरिटी आ जाएगी। इसके पहले तक ये चीज नहीं थी। हालांकि एल्बर्ट बिल फेल हो गया और उसके खिलाफ श्वेत विद्रोह हो गया रिपन के खिलाफ। ठीक है, लेकिन उसने भारतीयों के लिए चीज अच्छा सोचा था, तो इसलिए तीनों तरीके से ये भारतीयों के लिए एक उदारवादी गवर्नर जनरल साबित होता है। तो 19 का आंसर आ जाएगा सी, 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन रैयतवाड़ी एंड जमींदारी सिस्टम इज, रैयतवाड़ी और जमींदारी सिस्टम के बीच में मुख्य अंतर क्या था? समझिएगा ध्यान से। रैयतवाड़ी में किसान राज्य का प्रत्यक्ष देनदार होता था। इन रैयतवाड़ी द फार्मर वाज द डायरेक्ट डेब्टर टू द स्टेट। तो यहाँ पर रैयतवाड़ी में किसान सीधे स्टेट को ही पैसा देता था, टैक्स देता था, बिल्कुल सही है। दोनों के बीच में सीधा संबंध होता था। दूसरा, जमींदारी में किसान का राज्य से सीधा संबंध था। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर तो बीच में कौन होता था? जमींदारी होता था। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट, इन जमींदारी द फार्मर हैड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द स्टेट, गलत था। और तीसरा, रैयतवाड़ी में प्रशासनिक नियंत्रण अधिक था। अब चूंकि यहाँ पर गवर्नमेंट सीधे सीधे जमींदारों सीधे सीधे किसानों से डील करती थी, इसलिए यहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण भी ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 3 करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में 1 और 3 करेक्ट होगा। ठीक, चलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छापाखाना की स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, भारत में प्रिंटिंग प्रेस के आगमन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में पहला छापाखाना पुर्तगाली द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था, बिल्कुल करेक्ट। कब स्थापित किया गया था? 1556 में। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द पोर्तुगीज इन गोवा। दूसरा, प्रारंभिक छपाई का उद्देश्य मुख्यतः धार्मिक प्रचार था। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अर्ली प्रिंटिंग वाज रिलीजियस प्रोपेगेंडा, बिल्कुल सही। जो ब्रिटिशर्स जो पुर्तगाली थे वो ईसाई धर्म का प्रचार भारत में करना चाहते थे बहुत ज़्यादा, और इसलिए उन्होंने जो धर्म ग्रंथ होते थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाया था। और तीसरा, भारत में पहला मुद्रण डॉक्ट्रिन क्रिस्टियाना नामक ग्रंथ का हुआ था। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंडिया वॉज अ टेक्स्ट कॉल्ड डॉक्ट्रिन क्रिस्टियाना, जो कि एक प्रकार का बाइबल का ही स्वरूप था, मान सकते हो, धार्मिक ग्रंथ था। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला मुद्रण जो हुआ था वो किसका था? डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप डी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं। 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22
22 की तरफ। 22 में क्या बोल रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेस पर नियंत्रण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स कंट्रोल्स ओवर द प्रेस? पहला, राजनीतिक आलोचना को दबाना। ये प्रेस जो था वो राजनीतिक बातों को रखने का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का बहुत अच्छा माध्यम बन चुका था, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक, उनकी आलोचनाओं को दबाने के लिए। दूसरा, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को रोकना, द प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस, बिल्कुल सही। भारत में राष्ट्रीयता का प्रचार होने का मतलब ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रभाव कम होना और उनकी सत्ता को हिल जाना। तीसरा, धार्मिक विवादों का समाप्त करना, एंड ऑफ द रिलीजियस डिस्प्यूट। यहाँ पर इस तीसरे वाले स्टेटमेंट का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, तो क्वेश्चन नंबर 22 में केवल 1 और 2 सही होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप आंसर ले सकते हैं बी, 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस कारण से लाया गया था? अकाल रिपोर्ट रोकने हेतु, भारतीय भाषाओं में राष्ट्रवादी लेखन रोकने हेतु, धार्मिक सुधार हेतु, या प्रेस के व्यवसायीकरण हेतु? टू स्टॉप फेमाइन रिपोर्टिंग, टू स्टॉप नेशनलिस्ट राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेज, टू स्टॉप रिलीजियस रिफॉर्म्स, टू कॉमर्शलाइज द प्रेस। अब यहाँ पर 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसका मतलब ही क्या था? वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन भाषाओं पर जो छपने वाले बुक थे या जो वो थे समाचार पत्र होते थे, उस पर कंट्रोल करना, ताकि अपने में, अच्छा ये इनको इंग्लिश वालों को ज़्यादा कुछ समझ आता नहीं था ये सारी चीज़ें, तो उनके लिए हो सकता है कि ये दिक्कत हो जाती थी। और इस भाषा में छपने से क्या होता था कि लोगों तक बहुत जल्दी बातें पहुंच जाती थी, क्योंकि अधिकतर जनता को ये चीज़ पता है भाषा के हिसाब से। तो 23 में आ जाएगा क्या, केवल भारतीय भाषाओं में राष्ट्रवादी लेखन रोकने हेतु, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण वो कौन सा न्यूज़पेपर है जो रातों रात अपनी वर्नाकुलर भाषा को छोड़ करके अंग्रेजी में छपना शुरू कर दिया? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए 23 के बाद 24th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में कौन सी भूमिका निभाई? पहला, राजनीतिक चेतना का प्रसार किया, सब स्प्रेडिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। राजनीतिक, लोगों के अंदर राजनीतिक विकास हुआ प्रेस के विकास से। दूसरा, औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना, क्रिटिसाइजिंग कॉलोनियल पॉलिसीज, बिल्कुल सही है। तीसरा, जन आंदोलन का संगठन, ऑर्गेनाइज मास मूवमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 में, है ना। तो आंसर आप ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का 1, 2, 3 तीनों सही, ठीक। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25। पढ़िएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 25। यदि प्रेस और शिक्षा को स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में देखा जाए तो कौन सा निष्कर्ष सबसे उपयुक्त है? इन द प्रेस एंड एजुकेशन आर व्यूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, विच कंक्लूजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? अब दोनों का आउटकम पूछ रहा है कि बेसिकली इसको क्या कह सकते हैं, दोनों में क्या ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, बोथ वर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ब्रिटिश इंटरेस्ट, दोनों ब्रिटिश हितों के उपकरण थे, बिल्कुल गलत। अच्छा एक सेकेंड, कौन सा निष्कर्ष सबसे उपयुक्त है? दोनों को मिला करके, ठीक है, चारों पढ़ लेते हैं उसके बाद आंसर तक पहुंचते हैं। तो दोनों ब्रिटिश हितों के उपकरण थे, दोनों केवल शहरी वर्ग तक सीमित रहे, दोनों ने औपनिवेशिक शासन को वैचारिक चुनौती दी, दोनों का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखिए जो पहला था शिक्षा और प्रेस, हालांकि शिक्षा को हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश हितों के उपकरण के रूप में इसको यूज किया गया था, लेकिन प्रेस जो था वो उनके खिलाफ ही था लगभग, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। दोनों केवल शहरी वर्ग तक सीमित थे, बिल्कुल नहीं, ये गांव-गांव तक पहुंच चुके थे बहुत हद तक, ये भी गलत है। दोनों ने औपनिवेशिक स्वशासन को वैचारिक चुनौती दी थी, बोथ प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल चैलेंज टू दी कॉलोनियल रूल, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और चौथा ही पढ़ लेते हैं,
दोनों का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा था, नाइदर हैड एनी पॉलिटिकल इम्पैक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता नहीं तो फिर इस पर इतने सेंसरशिप क्यों लगाए जाते हैं, है ना। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 25 के बाद 26 नंबर के क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा क्रम ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के विकास को सही दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली डिपिक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जो दिया गया है उसको लाइन से जमा लेना है। तो सबसे पहले कौन सा आया था? रैयतवाड़ी, तो सबसे पहले ये आया था, तो 3 लिख लेते हैं। ठीक, ये काट दो। अब इसके बाद सबसे पहले कौन आया था? स्थायी बंदोबस्त, तो 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, ये काट दो। उसके बाद महालवाड़ी आया था कि रैयतवाड़ी? अब देखिए जो रैयतवाड़ी था वो पहली बार तो वैसे 1792 में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह 12 महल इलाके में तमिलनाडु में लाया गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1820 में, 1820 में, 1820 में। तो यहाँ पर 3rd नंबर पर आ जाएगा कौन सा? रैयतवाड़ी सिस्टम एक, और महालवाड़ी आया था 1822 के आसपास, तो यहाँ पर 4th नंबर पर महालवाड़ी। तो 3, 2, 1, 4 कहीं पर दिख रहा है क्या? अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इसके हिसाब से लिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि 1792 के हिसाब से लिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रख लेगा कि इसको पूरी पॉलिसी के तहत लाया गया था 1820 के आसपास, किसको? रैयतवाड़ी को, है ना। तो यहाँ पर हम अभी ऑप्शन के साथ चले जाते हैं, क्योंकि 1792 में, देखिए एक बार फिर से मैं आपको ये लिख देता हूँ इस आंसर के हिसाब से। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 के आसपास, इजारादारी ये लगभग 1704 के आसपास की बात है। ठीक, स्थायी बंदोबस्त 1793 और महालवाड़ी 1822। तो अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो सबसे पहला 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, और उसके बाद फिर 4। तो 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, शायद इस पे कुछ गड़बड़ है। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ये थोड़ा गलत है, 2, 4 होना चाहिए इसको। ठीक, अंतिम में महालवाड़ी ही आएगा, है ना। तो ये थोड़ा सुधार लेंगे, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक, तो मैं आपके लिए यहाँ पर आंसर ले देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, दोनों कंडीशन में आप देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन के हिसाब से 1792 सही हो रहा है तो अपन वो ले सकते हैं, अदरवाइज वो 1820 ही लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो चलिए अभी तो फिलहाल ये वाला ऑप्शन हम ले सकते हैं, डी वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। आप आंसर पे टिके रहिएगा, क्वेश्चन या जो भी ऐसा गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, इस तरफ मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, एक तरफ न्यूज़पेपर है और उसके पब्लिशर्स के नाम है। ठीक, अब यहाँ पर पहला है लीडर, जिसके राइटर तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ठीक है। इंडिपेंडेंट ये है मोतीलाल नेहरू जी का, और जस्टिस जो है वो TM नायर जी का ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में आप ऐसा जोड़ी मिला लीजिए, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 1, 2, 4, 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 क्या बोल रहा है? व्हाट वर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ठीक है, पहला औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय चेतना का विकास, ये भी स्टेटमेंट सही है। और स्वदेशी मूल्य की शिक्षा देना, ये भी स्टेटमेंट सही है। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल
कॉन्शियसनेस एंड थर्ड एजुकेशन इन इंडिजीनियस वैल्यूज। तो भारतीय के माने भारतीयता की वैल्यू को जगाना, ठीक है, स्वदेशी और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना और औपनिवेशिक मानसिकता जो कॉलोनियल माइंडसेट है उससे बाहर लाना इस राष्ट्रीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। थोड़ा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो आपको शायद ज़्यादा सहजता के साथ दिख जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर फिर से दो लिस्ट है, एक तरफ लोगों के नाम है और दूसरी तरफ उनके बुक्स के बारे में है। ठीक, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस और लाजपत राय। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बुक का नाम है अ नेशन इन मेकिंग। ठीक है, एम के गांधी को हमको पता है हिंद स्वराज उनकी बुक है। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल के राइटर हैं और लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ये उनकी बुक है। ठीक, तो यहां पर 1 का 4, बी का है 1, सी का है 2 और 1 बचा 3। 4 1 2 3 ऑप्शन देख लीजिए, 4 1 2 3 ये वाला डी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक, 4 1 2 3 है ना। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स आएंगे, वो सारे बुक्स के नाम आपको याद रहने चाहिए उनके राइटर के समेत, तभी जाकर कैसे क्वेश्चन बन पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम सवाल है, वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? वाई इज वुड डिस्पैच 1854 कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? अब यहाँ पर आपके के लिए ना 2 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ कि जो वुड डिस्पैच है वो किस वायसराय के समय पर इंट्रोड्यूस करा गया था, पहला। और दूसरा क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा का मतलब बताना आपको। ये जो मैग्ना कार्टा शब्द बार बार आता है उसका मतलब बताना है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पहला क्या पूछा है कि वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो पहला है शिक्षा का व्यवस्थित ढांचा तैयार किया था, सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही। दूसरा विश्वविद्यालय स्थापना का प्रस्ताव था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि भारत में विश्वविद्यालय स्थापना की शुरुआत की गई थी इसी की तरह, और अलग अलग क्षेत्रों में 3 मेन विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। और तीसरा शिक्षा विभाग की स्थापना भी इन्हीं के समय पर करी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 में तीनों ऑप्शन करेक्ट है और सी ऑप्शन आप ले सकते हैं 1 2 3 तीनों ही सत्य। ठीक है, तो 30 आंसर है सी, 1 2 3 तीनों सत्य। ठीक, तो ये था हमारे आज के 30 क्वेश्चन जिसमें हमने लगभग 3 मेन टॉपिक्स की बात की, प्रेस, शिक्षा के बारे में, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में और गवर्नर जनरल के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा आप उसको ध्यान से रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन उससे बनते हैं, हालांकि हम यहाँ पर उतने क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।